ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश लाएगी सरकार। अध्यादेश को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 2 सत्र से राज्यसभा में अटका है ट्रिपल तलाक बिल। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला आज। पाकिस्तान पर भारत का पलड़ा भारी। बुमराह और पंड्या को मिल सकता है मौका। अगस्ता वेस्टलैंड के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल का दुबई से हो सकता है प्रत्यार्पण। दुबई की एक अदालत क्रिश्चियन के प्रत्यार्पण को कर रही है विचार। राफेल डील को लेकर सीएजी से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। राफेल डील की जांच की मांग को लेकर सीएजी को सौंपा ज्ञापन। देहरादून गैंगरेप के आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बाल सुधार गृह भेजे गए नाबालिग आरोपी। और हरदोई और सीतापुर में वायरल का कहर जारी। हरदोई में बुखार से 24 घंटे में फिर 4 लोगों की गई जान। सीतापुर में अब तक 34 लोगों की मौत। बहराइच में बुखार से अब तक 70 बच्चों की मौत। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं 2 का पंच। 2 का पंच यानी 2 बजे तक की 5 बड़ी खबरें जो आज चर्चा में है, सुर्खियों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये मुख्यतः बड़ी खबरें हैं। इन पर हम अपने रिपोर्टर्स, अपने प्रोड्यूसर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी गहराई में और इनके पीछे का सच क्या है। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिपल तलाक को लेकर। केंद्र सरकार ने अगर देखें अध्यादेश ला रही है, कैबिनेट के अंदर मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, पाकिस्तान और भारत के बीच में एक मैच हो रहा है। कई साल के बाद अगर देखें मैच हो रहा है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे अगस्ता वेस्टलैंड डील की और राफेल पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम एक खबर और लेकर आए, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए बुखार का कहर जारी है और इस पर हम चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे किस तरह से विश्व के अंदर हमारी स्थिति है। इसके अलावा एक खबर और है, मुंबई के अंदर एक पुलिस ऑफिसर का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो अगर देखा जाए बड़ा शर्मनाक नजर आता है। किन्नर के साथ वो किस तरह का बिहेव कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ट्रिपल तलाक की। जी हां, केंद्र सरकार ने कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी है और अध्यादेश लाई है। केएम शर्मा और प्रिया जुनेजा हमारे साथ रहेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस अध्यादेश के मायने क्या है और किस तरह से महिलाओं को इस अध्यादेश के बाद अगर देखें राहत मिलेगी। अगर देखें अध्यादेश को किस तरह से समझें? अध्यादेश को सिर्फ ऐसे समझा जाना चाहिए क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है और कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने उसमें बहुत सारे संशोधन दिए थे, जिसको फिलहाल सरकार न तो करना चाह रही थी और न सरकार के पास उतना समय था, क्योंकि आखिरी दिन इस पर चर्चा होनी थी और उसी दिन साइनेडाई हो गया था। तो अध्यादेश लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया हुआ था कि इस पर आप कानून बना दीजिए, और पार्लियामेंट से पास हो गया, राज्यसभा से पास नहीं हुआ, इसलिए इनको प्रोमोगुलेट करने के लिए इनको अध्यादेश लाना पड़ा है। अब ये 6 महीने तक वैलिड रहेगा और इसमें या तो राज्यसभा से ये पास करा लें, नहीं तो फिर इसको विस्तार देना पड़ेगा। दोबारा से अगर देखा जाए विस्तार किया जा सकता है। प्रिया, अगर देखा महिलाओं को लेकर, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक राहत की बात की जा सकती, कितनी राहत मिलने की बात है? क्या लगता है जिस तरीके से एक दंश रहता था, एक तलवार रहती थी खतरे की, क्या उस पर रोक लग पाएगी? देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि जो 3 तलाक का मुद्दा है लगातार उठता आ रहा है और महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उससे काफी परेशान भी रही। लेकिन आज जब उन्होंने सुना कि जो अध्यादेश लाया गया है 6 महीने तक ही है फिलहाल तो ये, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खुशी देखी जा रही थी। लड्डू एक दूसरे को खिलाए जा रहे थे, क्योंकि अब जो है महिलाओं को भी कहीं ना कहीं एक शक्ति के रूप में ये जो चीज दी गई है, एक सौगात दी गई है। लेकिन फिर भी इसमें राजनीतिक रूप भी देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और 4 राज्य विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं मजबूती देखी जा रही है। कहीं ना कहीं वोट की राजनीति करने की कोशिश भी की गई है। अगर देखें जिस तरीके से लोकसभा के अंदर पारित हो गया है, राज्यसभा में अटका हुआ है अध्यादेश को, अगर देखें ये एक प्रोविजन है, संवैधानिक प्रोविजन है, लेकिन क्या इसको एक इस तरह भी देखा जा सकता है कि एक लिटमस टेस्ट के तौर पर कि इसका इंपैक्ट कितना होगा, कितनी राहत मिलेगी? नहीं, इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर आप इस पे अध्यादेश नहीं लाते हो तो आपने जो लोकसभा में बहस की और जितने आपने कार्रवाई की वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो राज्यसभा में पास कराने के लिए सरकार के पास 2 रास्ता है, या तो ज्वाइंट सेशन बुला के पास करा दे, जो आमतौर पे डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के खिलाफ चीजें मानी जाती है, या फिर इस पे आप अध्यादेश लाइए। अब अध्यादेश लाने के बाद
फिर से राज्यसभा का जो सत्र शुरू होगा लोकसभा चुनाव से पहले मानसून सत्र में, शीतकालीन सत्र में, तो शीतकालीन सत्र में पास कराने की कोशिश करेंगे। अगर पास उसमें नहीं हुआ तो फिर एक अध्यादेश लाना पड़ेगा। एक लास्ट सवाल ये बनता है लोगों के जहन में, जिस तरह कांग्रेस ने इस पर अपना रुख एक तरह से देखें बैकफुट पे चली गई राज्यसभा के अंदर और सरकार को कहीं ना कहीं उसने सपोर्ट नहीं किया, हालांकि कहा जा रहा था कि महिलाओं के हित में, क्या इसमें राजनीति नजर आती, जैसे अभी प्रिया भी कह रही थी? देखिए, राजनीति तो दोनों पार्टी कर रही है, क्योंकि ये मान के चलती है भारतीय जनता पार्टी के लोग मान के चलते हैं कि हमें मुस्लिम्स के वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन ये ट्रिपल तलाक का इशू ऐसा है कि जिसको लागू कर देने के बाद अगर 2% महिलाएं भी वोट दे देती हैं, खास करके जो यंग जनरेशन की 20, 22, 25 साल की महिलाएं हैं, तो मतलब क्या है, वो धागा से पहाड़ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पहाड़ आ गया तो ठीक है, नहीं तो धागा चला गया तो टूट गया। बहुत शुक्रिया। प्रिया, लास्ट कमेंट आपका कि किस तरीके से, क्या महिलाओं को लगता है कि ये शक्ति के तौर पर देखा जाएगा इस कानून के बाद या अध्यादेश के बाद? देखिए, कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाएं भी ये जानती हैं कि दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं, लेकिन वो इसलिए भी खुश है क्योंकि जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा रहा है कहीं ना कहीं वो कमजोर महसूस करती आई हैं। और साथ ही अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार में भी उनको कहीं ना कहीं कमजोर समझा जाता था। जो परिवार वाले जब शादी करने जाते थे तो एक डर बना रहता था कि अगर तलाक हो जाता है उसके बाद घर पे रह जाती है लड़की, तो उसको कहीं ना कहीं लेके एक मजबूती अब महिलाओं को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया। जरा देखते हैं इस पे बीजेपी का क्या कहना है, उसके अलावा आनंद शर्मा क्या कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और मुस्लिम धर्म गुरुओं का क्या रिएक्शन है इस पर लेकर, जरा सुनते हैं। हमने कांग्रेस पार्टी को साथ लेने की बहुत कोशिश की थी। प्रधानमंत्री के निर्देश पर अनंत कुमार और हम उनके नेता उपनेता से मिले थे, तो हमारे गुलाम नबी थोड़े व्यस्त थे, कहे कि अनंत कुमार से बाकी बात करिए। मैंने 5 बार उनसे आग्रह किया, 5 बार, कि आप सहमति दीजिए, अब तो काफी बदलाव भी हो गया है। कहा मैं ऊपर बात करके बताऊंगा, ऊपर बात करके बताऊंगा। और लास्ट की कहानी आपको मालूम है कि बाकी पार्टियों को भी राय लीजिए, वोट बैंक के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं दिया। और हमारा स्पष्ट आरोप है कि सोनिया जी ऐसी वरिष्ठ महिला नेत्री होने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ इतना बड़ा दमनकारी 3 तलाक चलता है और वो खामोश रहती है। समर्थन इस बिल को दिया। हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं और काफी राजनीतिक दल भी सरकार के इसमें साथ थे। पर जाहिर है जब कोई नया कानून बनता है उसकी जांच परख, स्क्रूटनी जिसको कहते हैं, वो पार्लियामेंट की कोई कमेटी करती है, क्योंकि कानून कानून होता है। क्या कारण है कि सरकार ने किसी भी कमेटी से इसकी जांच परख करना उचित नहीं समझा? ये बिल कब का 3 तलाक देना ये माना नहीं जाएगा। नल एंड वाइड उसको बोला था। नल एंड वाइड का मतलब है कि उसको माना नहीं जाएगा। जब वो माना नहीं गया तो क्राइम तो हुआ ही नहीं। अगर आप उसको क्राइम की श्रेणी में लाते हैं तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ जुल्म करने जैसा है। आप ट्रिपल तलाक बिल को लेकर मुसलमानों में खौफ पैदा करना चाहते हैं, मुसलमानों को हरासमेंट करना चाहते हैं, या उसके जरिए से मुसलमान बच्चों को जेलों में डालना चाहते हैं। इससे सीधा पता चलता है, क्योंकि जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जितनी भी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तमाम ने आवाज उठाई थी इस बिल के खिलाफ और कहा था कि इसमें कुछ चीजें हैं जो इसमें बदली जानी चाहिए। उसमें एक ये भी था कि इसको क्राइम न माना जाए, इसको घरेलू हिंसा में रखा जाए। एक ऐसा मैच जिसको लेकर दर्शकों में भी उत्साह है, और अगर देखें हमारी स्पोर्ट डेस्क भी कहीं ना कहीं उत्साहित है। पहले आके खड़े हो गए संदर्शिका और अभिजीत। देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत के मैच की हम बात करते हैं, अगर जिस तरह से कई साल के बाद हो रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? एक तो ये सवाल बनता है कि आज उत्साह है, क्या लोग इसको किस तरह देख रहे हैं? रोमांच बताते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो बीच होता है, इसके बीच जो मैच होता है ज्यादा रोमांचक। जी, जब भी बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मुकाबला होता है या किसी भी खेल में होता है तो वो सिर्फ मैच नहीं, एक तौर पे जंग के रूप में सामने आता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच जिस तरह से आपस में रिश्ते रहे हैं उनको देखते हुए दोनों ही देशों के खिलाड़ियों से लेकर फैंस से लेकर इन सबके बीच आपस में ही जोश और जुनून और जज्बा रहता है कि जो दूसरी टीम है उसको हराना है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान से ना हारे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान वाले उनके फैंस या खिलाड़ी भी यही चाहते हैं कि भारत से हार ना मिले। तो और अगर हम पूरे उत्साह की बात करें तो भारत से लेकर दुबई और जहां भी पूरे दुनिया भर में जहां भी भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमी फैले हुए हैं वहां पे उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी जो तस्वीरें हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे चल रही हैं, वहां पे दुबई में काफी स्टेडियम के बाहर काफी संख्या में लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। भारतीय
टीम की ड्रेस में, कोड में, तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक ऐसा मैच जो होगा बैट और बॉल के बीच में, लेकिन उसका अंदाज कुछ और होगा। क्या क्या कितने दिन बाद होता है, क्या मायने है इसके? अगर देखें खेल के मैदान से देखें, इधर रिश्तों को लेकर देखें और इधर इस मैदान पे जो होने वाला ये मैच है, इसको किस तरह से देखते हैं? इस बात का अंदाजा इसलिए लगा सकते हैं कि कल पिछले 2-3 दिनों से और इसके करीब 1 महीने पहले से हर इंसान उत्साहित है, हर दर्शक उत्साहित है। किस बदलाव के साथ उतरा है? क्या इसका अगर देखें 8 साल बाद दोनों टीमें आमने सामने हैं। देखिए, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में पिछले साल भी इनका मुकाबला हुआ था, जहां पे भारत को हार का सामना करना पड़ा था। उसके पहले 2016 एशिया कप में जो है वो टीम इंडिया वहां पे भी जीती थी। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि कल के मैच में हमारी पोल खुल गई गेंदबाजी की। गेंदबाजी मुसीबत बन गई रोहित शर्मा के लिए। एक समय ऐसा लग रहा था कि हम हांगकांग से हार जाएंगे, हार का खतरा बन गया था। और अगर अनुभवी टीम सामने कोई होती तो इस सिचुएशन में वो टीम नहीं हारती यहां पे। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि टीम कॉम्बिनेशन बैठाना रोहित शर्मा के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि आपके पास केएल राहुल भी हैं, अंबाती रायडू भी हैं। अंबाती रायडू ने कल अच्छा खेला। अब मुश्किल यह है कि वो अंबाती रायडू को नहीं बिठा सकते हैं। अब अगर मान लो केएल राहुल को वो खिला देते हैं तो फिर तीसरे नंबर पे अंबाती रायडू को तीसरे नंबर पर से हटाना पड़ेगा, क्योंकि केएल राहुल 6ठे या 7वें नंबर पे खेल नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि भुवनेश्वर कुमार उतने फॉर्म में नहीं है। कल हमने उनकी गेंदबाजी देखी, वो उस फॉर्म में नहीं दिखे। खलील अहमद ने जरूर अच्छी गेंदबाजी की। तो अब ये देखना होगा कि जादव ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया। हालांकि बैटिंग में वो नहीं चल पाए, लेकिन अपनी गेंदबाजी से उन्होंने प्रभावित किया। तो अब या तो वो जादव को खिला दे या हार्दिक पांड्या को खिला दे। अब मुश्किल ये है कि हार्दिक पांड्या जो है पिछले मैच में जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें अच्छा वो खेले थे। जब टीम इंडिया के 4-5 विकेट गिर गए थे 100 रन के नीचे भी, उन्होंने 4-5 छक्के लगाए थे। और जरा चलते हैं संदर्शिका के पास। कहा जाता है कि लड़कियां भी बड़ी दिलचस्पी लेती हैं और आप स्पोर्ट्स डेस्क देख रहे हो एक तरह से। देखिए, क्रिकेट में बड़ी पकड़ है। 2 चीजें कही अभी, जिस तरह से कहा इन्होंने कि एक नई टीम हांगकांग की कल एक तरह से चैलेंज बन गई थी। एक तो क्या भारत ने बदलाव किए, एक तो ये देखा जाए, और पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे फेसेस हैं, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिसको लेकर स्केर्ड रहने की जरूरत है, या जिनको कम से कम कंट्रोल करने के लिए भारतीय टीम को जो है एक प्राथमिकता देनी होगी। अगर हम टीम में बदलाव की बात करें तो वो तो जब टॉस होगा तभी सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से संभावना जताया जा, अगर जीतते तो क्या करना चाहिए भारत को? टॉस अगर जीतते हैं तो पहले बॉलिंग चूज करनी चाहिए, कि जिस हिसाब से टीम इंडिया चेसिंग करने के मामले में आगे है और जिस तरह से पिच है इंडिया की, उस हिसाब से भारत को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। और पाकिस्तान की, क्योंकि बैट्समैन अब में उतना अभी लय नहीं है। सिर्फ अगर हम 2 बैट्समैन की बात करें तो वो काफी अच्छे हैं, क्योंकि बाबर आजम और फकर जहान से काफी सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि बाबर आजम की अगर हम बात करें तो वो वनडे में दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं, और उससे पहले विराट कोहली तो आज हम खेल नहीं रहे। और दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी जो पिछले साल हुआ था, जिसमें भारत को पाकिस्तान ने 180 रन से हराया था। तो उस लिहाज से भारत उस मैच का बदला लेने के लिए उतरेगा। उस मैच में फखर ने शतकीय पारी खेली थी, तो आज कहीं ना कहीं दोबारा से वो शतकीय पारी ना खेल दे, जिस हिसाब से भारत को चिंता का सामना करना पड़े। तो इसलिए भारत, जिस तरीके से आपने कहा कि पिछली बार के मैच में हुई थी और कल की बात करें, लगातार 2 वनडे हो गए। अगर देखें भारत के लिए ये एक तरह से थकान की भी बात होती है, लगातार 2 वनडे खेलना। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किस तरह से देखते हैं, क्या बहुत ज्यादा स्केर्ड रह के खेलने की जरूरत है? जी बिल्कुल, स्केर्ड रह के खेलने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डर गए तो कहीं ना कहीं हार गए। तो इस हिसाब से अगर हम टीम के थकान की बात करें तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया पे ये फैक्टर आ सकता है, क्योंकि अभी इतना लंबा इंग्लैंड दौरा करके आए हैं, जुलाई से लेकर अगस्त के एंड तक खत्म हुआ, अब सितंबर में ये शुरू हो गया। तो इसीलिए जो कल हांगकांग का एक एक्सपीरियंस लेस टीम के साथ वो मुकाबला खेला गया था, इसीलिए रोहित शर्मा ने कुछ ऐसे खिलाड़ियों को आराम दिया था कि वो आज के मुकाबले में प्रिपेयर हो पाए, पाकिस्तान के लिए प्रिपेयर हो पाए। इसीलिए केएल राहुल को आज, जैसा अभिजीत ने बताया, मौका मिल सकता है और मौका मिलना भी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने। संदर्शिका, जरा सुनते हैं कि दर्शकों का क्या उत्साह है, जरा ये भी सुन लेते हैं। Because India versus Pakistan, after long time, UAE stadium is very, very nice, and even the crowd is also good. So obviously, it's a high voltage match. यही कहना चाहिए कि रोहित शर्मा अच्छा खेलें, क्योंकि उनकी कप्तानी में टीम इंडिया को मतलब बहुत ज्यादा अच्छा खेलती है। और जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो फिर कांटे का मुकाबला होता है, और पूरी देश की जनता जो है जाती है कि हमारी कंट्री जीते। तो बोलना चाहिए, उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो जरूर ही जीते, क्योंकि ये हम लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। मतलब हार जीत से ज्यादा मतलब हम लोगों की खुद की भावनाओं से होता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच एक दिलचस्प मैच होता है, दिल से देखते हैं सारी पब्लिक, पूरे इंडिया दिल से देखती है। और सभी क्रिकेटरों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं,
ज़्यादा मैचों में लड़ाइयाँ होती है वो कम करें और दिल से मैच खेलें और इंडिया जीते। बेस्ट ऑफ लक इंडिया। नहीं हो रहा। अभिजीत, जिस तरीके से कह रहे हैं कि दिल से लोग देखते हैं, हालांकि दिल लेकर वहां जाएंगे लोगों का उत्साह को, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि बहुत ज्यादा खींच दिया आपने इसको। जी बिल्कुल, आज दिल से लोग देखते हैं और हर कोई यही चाहता है कि भारत जीते, पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब दोनों टीमों के बाद मैच होता है दोनों टीमों के बीच, तो वो बहुत ही रोमांचक होता है। वहां पे पिच कोई मायने नहीं रखती, वहां पे स्टेडियम, खिलाड़ियों के प्लेसमेंट की बात करिए, ये रोमांच तो सबने बता दिया। और जब खिलाड़ियों की बात करें तो पाकिस्तान के बाद सबसे अनुभवी हैं शोएब मलिक। शोएब मलिक से हर हाल में भारत को निपटना होगा, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं, वो अपने खेल से मैच को बदल देते हैं। वो उतना तेज नहीं खेलते हैं, जब वो खेलने आते तो बहुत जल्दी सब सामने आ जाएगा। जरा इंतजार करते हैं। हमारी दुआ है कि रोमांच भी रहे और भारत की टीम फतह हासिल करे, ये हमारी दुआ है। अगली खबर की तरफ बात करते हैं। अगस्ता वेस्टलैंड जिसे कहना चाहिए एक बार फिर चर्चा में, राफेल एक बार चर्चा में। हमारे साथ रवि श्रीवास्तव रहेंगे और जरा हम देखते हैं कि इस पर रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं। जरा सुन लेते हैं उनकी बात भी पहले, फिर हम चलते हैं रवि के पास। That they are already examining the entire Rafale deal. They are examining the papers, they are examining the payments made, they are examining the procedure and its violation. They assured that they will look at all the documents that we have brought in public domain and that they will very soon be submitting a report to the parliament after examining all the contentions raised by the Congress party. We hope that once the report of the CAG is out, the entire price controversy, why 41,000 crore were paid extra, why was Reliance chosen over HAL? यानी अगर देखें, कांग्रेस ने अब सीएजी से मुलाकात की है राफेल के मामले पर, लेकिन अगर देखें तो वहां से एक और खबर आ रही है कि एक्स्ट्राडिशन हो सकता है जो अगस्ता वेस्टलैंड है। क्या खबर है रवि? देखिए, जो अगस्ता वेस्टलैंड में उसमें मुख्य जो आरोपी है बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल, उनकी दुबई जो कोर्ट है उन्होंने ये प्रत्यर्पण के लिए आदेश दे दिया। ये भारत के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आपको याद हो कि 12 वीआईपी चार्टर प्लेन खरीदने के लिए हमारा करार हुआ था अगस्ता से, जिसमें आरोप ये था कि उसकी ऊंचाई मानक को कम करके इसमें रिश्वत दी गई और उसमें कुछ घोटाला हुआ। हालांकि यूपीए के सरकार में ही सीबीआई को ये इसके आदेश दिए थे जांच के लिए, और उसी को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। यानी अगर देखा जाए इस पर राजनीति भी होने लगी, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि वहां से उसका एक्स्ट्राडिशन हो सकता है और हमारे काबू में वो आ सकता है। जी देखिए, वो अगर वो बिचौलिया अगर भारत आता है तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि आरोपी कौन है और कौन इल्जाम लगा रहा है। इसके अलावा जो राफेल के मुद्दे से जो जोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस का साफ कहना है कि कांग्रेस राफेल को लेकर जो आरोप बीजेपी पर लगा रही है उससे वो बौखलाए हुए हैं। इसलिए जो इंटरनेशनल स्तर पर सुरजेवाला का मैं सुन रहा था, उनका ये भी आरोप है कि इंटरनेशनल स्तर पर जो कांग्रेस बीजेपी है वो कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिश कर रही है, सोनिया गांधी को फंसाने की कोशिश कर रही है। ये करार कर रही है मिशेल से कि वो सोनिया गांधी के विरुद्ध बयान दे ताकि वो माहौल बन सके एक तरीके से। बहुत शुक्रिया रवि। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं कि ऐसी रिपोर्ट की जो अगर बात करें यूएन की तरफ से जारी की गई है कि पिछले 5 साल में अगर देखा जाए भारत के अंदर 2017 में जो आंकड़े आए हैं 8 लाख के करीब बच्चों की मौत हुई है बुखार से और अलग अलग बीमारियों से, जो कि पिछले 5 साल में सबसे कम बताई जा रही है। और अगर एक और रिपोर्ट की बात करें 27% लोग टीबी से ग्रसित हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बुखार का कहर है। सीतापुर और उसके अलावा कई जगहों पर कई बच्चों की मौत हो चुकी है, कई लोगों को वायरल हो गया, आम लोगों को भी एक तरह से देखा जाए कई मौतें हो चुकी हैं। हमारे साथ रहेंगे रवि दुबे रहेंगे, उससे हम जानकारी लेंगे क्या लेटेस्ट खबर है उत्तर प्रदेश से जो आ रही है, जिसे कहा जाए बड़ी भयावह स्थिति लग रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जो इन दिनों बुखार से, वायरल बुखार से काफी ग्रसित चल रहे हैं, और उनमें खासकर अगर प्रमुखता से देखा जाए तो सीतापुर, हरदोई और बहराइच जैसे जो इलाके हैं वो उनमें काफी लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। और इन बुखार से ज्यादातर देखा जाए तो जो टीनेजर्स हैं 18 वर्ष से नीचे के बच्चों को, 18 वर्ष से नीचे जो बच्चे हैं उनको ये बुखार ज्यादा अपनी पकड़ में ले रहा है और उन्हीं की ज्यादातर मौतें भी हो रही हैं। अब अगर बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में अभी पिछले 24 घंटे में लगभग 4 मौतें हो चुकी हैं और करीब इससे पहले भी लगभग 12 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। लेकिन कहा तो जा रहा है कि कुछ मौतें जो हुई हैं वो बुखार से हैं और कुछ मौतों का कारण कुछ दूसरा भी बताया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर जरा सुनते हैं कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, सीतापुर के डॉक्टर क्या कह रहे हैं और हरदोई के डॉक्टर का क्या कहना है, वहां से भी सुनते हैं वहां के प्रशासन का क्या कहना है। जब एक माह में जब बरसात थोड़ी सी कम हुई है और प्रतिवर्ष इस महीनों में
आपको ज्ञात होगा कि वायरल फीवर और इस तरह की जो बीमारियां हैं वो होती हैं और ज़्यादा प्रकोप में रहती हैं। कुछ बीमारियां जो लगभग 34 डेथ हमारी रिपोर्ट हुई जिले के अंदर। हमारे हरदोई जनपद में अब तक लगभग 22 मौतें हो चुकी है। इनमें से अधिकांश तो पुराने रोगों की वजह से हुई है। कुछ केसेस जो है फीवर की वजह से भी 10-12 केसेस की डेथ हुई है। 4 ब्लॉकों में अभी तक हमारे प्रभावित हैं, जिनमें संडीला, बेहंदर, हरियाणा और टरियामा 4 ब्लॉक प्रभावित हैं। रवि जरा रुकते हैं, हम देखते हैं कि हमारे साथ शिव प्रकाश जुड़ गए हैं सीतापुर से, हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पर। क्या जानकारी है शिव प्रकाश आपके पास लेटेस्ट अभी वहां से? मैं बताना चाहूंगा, सीतापुर में आज तक 34 मौतें वायरल फीवर की चपेट में आने से हुई हैं। लगभग 5000 लोग जो है वायरल फीवर की चपेट में है इस समय। और बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग जब खबर चली है JK 24 न्यूज चैनल पे, उसके बाद हरकत में जरूर आया है। उन गांवों में गया। सीतापुर के नजदीक में एक ब्लॉक है, कंगना ब्लॉक है, उसमें नडोलपुर ग्रंथ में जहां एक गांव में 9 मौतें हुई थी एक साथ। उसके बाद जब खबर चलाई गई JK 24 में, तब प्रशासन हरकत में आया है। शिव प्रकाश, हमें बिल्कुल इस बात की खुशी नहीं होती कि खबर चलने के बाद प्रशासन जागे। हमें लगता है कि ये उसकी लापरवाही का एक और सबूत है। लेकिन क्या अब तक जो कैसा देखा जाए तो प्रशासन का क्या कहना है? क्या उसने बचाव और राहत के लिए क्या आगे के लिए किया है? क्या फॉगिंग हो रही है, नहीं हो रही? ये तमाम चीजें किस तरह की देखी जाए? हालांकि इसको लोग इस तरह से भी देखते हैं, मीडिया के लोग, कि खबर का असर, हम इसको खबर का असर नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो प्रशासन की लापरवाही का एक सबूत मानते हैं। जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने जरूर आई है। और वहाँ पे आपको बात की जाए तो वहाँ के CSC अधीक्षक से जब हम लोगों ने बात किया है कि वायरल फीवर इस तरीके से हमारे जनपद में हावी है, तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, तो उनका साफ तौर पर मेरे स्टाफ में कोई मेडिसिन उपस्थित नहीं है जो ये मरीजों को मैं दूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश और बहुत बहुत शुक्रिया रवि दुबे। हम खबर का असर दिखाने के लिए, हमें ये नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई खबर आती है हम उसको दिखाते हैं। प्रशासन अगर उसके बाद जागता है तो हम इसको बिल्कुल ये नहीं मानते कि हम अपनी तारीफ माने, बल्कि ये कहते हैं कि प्रशासन को पहले चौकस रहना चाहिए और हम तक ऐसी खबरें ना आए, समाज तक ऐसी बातें ना आए और ऐसी दुखद समाचार देने का हमें भी कोई शौक नहीं है। बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं मुंबई से। एक ऐसी खबर, एक पुलिस ऑफिसर एक किन्नर के साथ किस तरह से व्यवहार करता है, वो वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे साथ अशोक पांडे लाइव जुड़े हैं मुंबई से। अशोक पांडे से हम जानकारी लेते हैं। इस वायरल वीडियो को दिखाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि पुलिस ऑफिसर क्या दिखाना चाहते, क्या अगर देखें अभी हाल में 377 को लेकर जिस तरह से चर्चा चली है, क्या उसी तरह की मानसिकता को लेकर वहां पहुंचे थे वो? अशोक से अशोक पांडे, आपको आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं जी। क्या है पूरी जानकारी, सबसे पहले खबर बताएं। देखिए खालिद भाई, ये जो खबर है पूरी महाराष्ट्र के अमरावती की है, जहां पर एक बच्चे चोरी होने की जो एक वारदात हुई थी। अमरावती से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पर एक 40 गांव नाम का एक गांव है, जहां पर एक 11 साल के बच्चे के गायब होने के, अपहरण होने का मामला सामने आया था। और उस अपहरण को लेकर के कुछ किन्नरों को भी गिरफ्तार किया गया था 40 गांव पुलिस स्टेशन में। और वहां इस बात की जानकारी दी गई थी कि जो किन्नर हैं वो इस तरह से बच्चों को अगवा कर रहे हैं। इसी की जांच को लेकर के जो ये पुलिस अधिकारी हैं इन किन्नरों के पास में गए थे और वहां पे कुछ इन किन्नरों के साथ में अश्लील बातों को करना शुरू कर दिया। यानी कि उनके साथ में जो उनका बर्ताव था वो ठीक नहीं था, जिसकी वजह से जो वहां मौजूद किन्नर थे, जिनके घर में उस समय एक पूजा का कार्यक्रम भी चल रहा था, गुस्साए भड़क जाने के बाद में उनकी पिटाई कर दी। तो अभी क्या हुआ? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या पुलिस की तरफ से अपने इस जवान के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? क्या है लेटेस्ट? बिल्कुल, देखिए लेटेस्ट इसमें यह है कि ये मामला पूरा कल शाम का है और अभी आज जो है किन्नरों का पूरा जो ग्रुप है और जो किन्नरों के जो अध्यक्ष है अम्रपाली, इन सभी लोगों ने मिलकर के आज आयुक्त जो है अमरावती पुलिस के जो आयुक्त है उनसे मुलाकात की है और उनसे इस बात की दरखास्त लगाई है कि जो ये अधिकारी आए थे और जिस तरह से उन्होंने अश्लील बातें की हैं उन पर अब मामला दर्ज किया जाए। हालांकि 377 को दर्ज करने की बात की जा रही है, मगर अब फिलहाल 377 तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दोबारा इस तरह के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस जो है लोगों की सेवा करने की बात करती है, इस तरह से लोगों के घरे में जाकर के जिस तरह से ये बर्ताव किया है, इसके खिलाफ कम से कम सख्त से सख्त कदम उठाएं। लेकिन अशोक, इसमें एक सवाल यह भी उठता है, अगर देखें क्राइम की रिपोर्टिंग करते हुए एक मन में हमारे सवाल यह आता है, जिस तरह से किन्नरों को लेकर अपहरण के अंदर पुलिस जांच करने गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों ने खुद पुलिस को दबाव में लेने के लिए इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया हो? ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए, इसके कई पक्ष निकल सकते हैं खालिद भाई, ऐसा नहीं कि नहीं निकल सकता है। पॉसिबल है कि एक पुलिस पे दबाव बनाने के लिए भी इस तरह का काम किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से ये अधिकारी वहां मौजूद थे और जिस तरह से किन्नरों का गुस्सा हमको वीडियो में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इससे ये
दर्शाता है, दिखाता है कि जिस तरह का बर्ताव उन पुलिस वालों ने वहां पे किया था, उससे ये किन्नर इतने बौखला गए थे कि उन्होंने ऑन ड्यूटी अधिकारी को, क्राइम ब्रांच के अधिकारी को थप्पड़ भी मार दिया और साथ में उसको मजबूरन वहां से दौड़ लगानी पड़ी अपने आप को बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं पे ये माना जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 40 गांव में जिस तरह से एक किन्नर को गिरफ्तार किया गया है, तो इस बात से अंदेशा, मतलब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस तरह के अगवा, जो बच्चों को जो अगवा करने का जो काम किया जा रहा है, इसमें किन्नरों का हाथ ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बात और है अशोक पांडे, हमारी मजबूरी है कि जिस तरह की वीडियो है, जिस तरह का उसमें ऑडियो आ रहा है, जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है, हम नहीं चाहते कि उसको हम दिखाएं, लेकिन कुल मिलाकर अब अगर देखें मुंबई पुलिस का, खासतौर से वहां की पुलिस का जो है, महाराष्ट्र पुलिस का क्या रुख है, क्या कोई कार्रवाई किए जाने का आश्वासन है या उम्मीद है ऐसी कुछ? देखिए, डीजीपी जो महाराष्ट्र के हैं दत्ता साहब जो हैं, वो खुद इस पूरे मामले को अभी संज्ञान ले रहे हैं और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो अधिकारी वहां पे गए थे, क्या वो जेन्युइनली ऑफिशियली गए थे या वो किसी और वजह से गए थे। हालांकि ये क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं और कहीं ना कहीं पर अब जो मामला गरमाते जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस भी सख्त हो गई है और कहीं ना कहीं पे जो इनकी जो एक तरह की इन्वेस्टिगेशन है, वो किन्नरों के बीच में जाके अगर उनको करना होगा तो ये करेंगे। लेकिन उसके पहले दत्ता साहब इस बात को जानने की कोशिश में लगे कि जो अधिकारी वहां गए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक पांडे। ये था आज का 2 का पंच, यानी 5 खबरों का एक ऐसा बुलेटिन जिसमें हम सिर्फ 5 खबरों को लेते हैं, लेकिन ये एक रिफ्लेक्शन है पूरे दिन की खबरों का। इनमें 5 खबरों का हमारा सिलेक्शन सिर्फ ये होता है कि ये मुख्य है अब तक की। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें JK 24/7 न्यूज। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।